गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वास्तविक संख्याओं का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, कल जो हमने डिस्कस किया था, कल कुछ विशेष सभी प्रकार की संख्याओं की बात की थी। अपन ने सभी प्रकार की संख्याओं की बात की थी, जैसे कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो गई, उसके बाद हमने देखा पूर्ण संख्या, उसके बाद हमने देखा पूर्णांक संख्या, फिर पूर्णांक संख्या के भी कुछ पार्ट देखे थे, और उसके बाद हमने देखा परिमेय संख्या, उसके बाद हमने देखा अपरिमेय संख्या, उसके बाद हमने देखा रियल यानी कि वास्तविक संख्या। और आज हम बात करें वास्तविक संख्याओं पर जो भी कुछ गुणधर्म लागू होते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं कि वास्तविक संख्याओं पर प्रमेय कौन कौन सी लागू होती है। इसमें सबसे पहले जो प्रमेय का नाम आता है वो आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या कह सकते हैं इसको? यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय मतलब इंग्लिश में कह सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। क्या मतलब है? सबसे पहले बात करते हैं कि यूक्लिड कौन? यूक्लिड एक ग्रीक गणितज्ञ थे। इन्होंने इनके नाम पर ही इस प्रमेय का नाम पड़ा है, क्योंकि इन्होंने इस प्रमेय के द्वारा बताया कि इसमें विभाजन का रूल जो है वो किस प्रकार लागू होगा। जैसे कि पहले की क्लासेस में अपने को ये बताया गया है कि जब भी भागफल विधि की बात करते हैं, कौन सी विधि की? भागफल विधि की। तो जब भागफल विधि की बात करते हैं तो अपने को दो चीजें चाहिए। कौन कौन सी? एक तो चाहिए भाज्य और एक चाहिए भाजक। तो सबसे पहले दोनों की बात करते हैं कि भाज्य क्या होता है और भाजक क्या होता है। तो भाज्य क्या होगा? भाज्य मतलब क्या होगा? जिसमें भाग दिया जाना है, मतलब जिसमें भाग दिया जाना है, जिसमें भाग दिया जाना है। और एक क्या होता है? भाजक। और भाजक क्या होगा? जिसका भाग दिया जाना है, जिसका भाग दिया जाना है। दो चीजें क्लियर होगी, भाज्य और भाजक। भाज्य का मतलब क्या है? जिसमें भाग दिया जाना है, और भाजक का मतलब क्या होगा? जिसका भाग दिया जाता है। जब अपन किसी एक संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग देते हैं तो इसके आधार पर दो अन्य राशियां प्राप्त होती है। वो कौन कौन सी होती है? हमने देखा होगा, हमने पढ़ा होगा कि एक तो होता है भागफल। भागफल का मतलब क्या है? जब किसी राशि में किसी दूसरी राशि का भाग दिया जाता है तो कितनी बार भाग गया, तो वही क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है। तो तीसरी राशि यहां पे आएगी, कौन सी? भागफल। भागफल का मतलब क्या है? भाजक द्वारा भाज्य में कितनी बार भाग गया, भाजक द्वारा भाज्य में कितनी बार भाग गया। वही क्या कहलाता है? भागफल। और भागफल यानी कि कितनी बार भाग गया, तो हो सकता है कि पूरी बार भाग चला जाए, और हो सकता है कि पूरी तरह भाग नहीं जाए। अगर पूरी तरह भाग जाता है या पूरी तरह भाग नहीं जाता है तो एक अन्य राशि भी प्राप्त होती है, और वो राशि अपने पास शेषफल के रूप में आती है। किसके रूप में? शेषफल के रूप में। तो एक चौथी राशि यहां पे आ गई, क्या? शेषफल। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं शेषफल क्या है कि जो शेष बच गया वही क्या होगा? लिख सकते हैं भाग द्वारा जो राशि शेष होती है, शेष रहती है, ये कह सकते हैं शेष रहती है, वही क्या होगा? शेषफल होगा। तो अपने पास बेसिकली चार राशियों की जरूरत है। कौन कौन सी? भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। अब चलिए इनके मध्य बात करते हैं कि क्या संबंध है। जो इन राशियों के मध्य संबंध है वो किसने दिया था? यूक्लिड ने दिया था। और वो जो प्रमेय जो बनी थी उसके नाम से, वो प्रमेय क्या कहलाई थी? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो इसका रूप कुछ इस प्रकार होगा, देखिए कैसे होगा। गणितीय रूप क्या बनेगा इसका? यदि दो राशियां
तो हम कह सकते हैं, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? धनात्मक पूर्णांक की। तो चलो बात करते हैं, यदि तो धनात्मक पूर्णांक a तथा b इस प्रकार हैं कि अन्य दो पूर्णांक कौन कौन से? एक मान लो p और एक मान लो r, इस प्रकार होंगे कि देखिए संबंध क्या बनने जा रहा है। यहाँ पे हमने ये माना है कि ये जो राशि है ये मानिए भाज्य, क्या माना है इसको? भाज्य माना है। ये जो राशि है इसको माना है यहाँ पे भाजक, क्या माना है यहाँ पे इसको? भाजक माना है। और इसके द्वारा दो अन्य राशियां कौन कौन सी है? p और r। तो p को यहाँ पे मान लो, p मान लो या q मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलिए इसको q मान लेते हैं। तो q जो है इसको मानेंगे हम भागफल। ये भागफल है तो ये शेष जो बच गया ये क्या कहलाएगा? शेषफल कहलाएगा। और इनके मध्य जो संबंध बनेगा वो कुछ इस प्रकार है, ध्यान दीजिए क्या बनेगा? a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। ये एक रूल निकल के आया। इस प्रमेय को ही कौन सी प्रमेय कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। कौन सी प्रमेय? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यहाँ पे बात करते हैं कि r पर प्रतिबंध क्या होगा जब हम भाग देते हैं किसका? a का भाग देते हैं, सॉरी a में भाग देते हैं किसका? b का। तो यहाँ पे एक तो आया भागफल, तो भागफल तो क्या बन गया? q बन गया, और साथ में शेषफल जो बच गया वो बच गया r। तो r पर प्रतिबंध क्या होगा? r पर प्रतिबंध यहां लिखा है जबकि r का जो मान है, ध्यान दीजिए, या तो वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा या फिर वो b से छोटा होगा। कारण क्या है? भागफल जब ज्ञात किया जाता है तो अपने पास जो शेषफल बचता है तो वो किन परिस्थितियों में बचता है? कि जिस राशि का भाग दिया गया और जो शेषफल राशि आई है उसमें उसका भाग अब नहीं जा रहा है। तो उसमें भाग कब नहीं जाएगा? जब जो राशि प्राप्त होगी वो भाजक से छोटी होगी। तो भाजक से छोटी होगी तब जाके हम कह सकते हैं कि वो उसका क्या है? शेषफल है। तो ये रूल जो है यही क्या है? इसी प्रमेय को हम किस नाम से जानते हैं? ये जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। विभाजन प्रमेय, ये प्रमेय ही क्या कहलाती है? ये जो संबंध हमने स्थापित किया भाज्य में, भाजक में, भागफल में और शेषफल में, ये संबंध ही क्या कहलाया? ये कहलाया यूक्लिड विभाजन प्रमेय। नोट कीजिए। चलिए बात करते हैं अब आगे इसमें कि किसी एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे क्या शेषफल आए। चलो हम ऐसा कुछ एक नियम बनाते हैं, देखते हैं। देखो ध्यान दीजिए, r का जो मान है वो 0 से शुरू हुआ है, मतलब या तो शेषफल 0 होगा और या 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो दो एग्जाम्पल उठाते हैं, उनके माध्यम से समझते हैं। जैसे सपोज करो, माना एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें लिया है a बराबर मैंने ले लिया 56, ठीक है, और b बराबर मैंने ले लिया 8, ठीक है। और अब ये रूल बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करते हैं, याद रखना ये जो रूल है इसको भी याद रखने की आवश्यकता है। इसको अलग रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं। ये रूल याद रखने की आवश्यकता है। क्या बनेगा रूल? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो सबसे पहले बात किसकी करेंगे? भाज्य की। यहां भाज्य क्या लिया गया? सपोज करो a लिया गया, तो इसका मतलब यहां तो लिख देंगे 56। कितना लिख दिया? 56 जो लिया गया वो। भाजक क्या लिया है? यहाँ पे b लिया है, और b का मान कितना है? 8, तो यहाँ पे लिख दिया 8 इंटू। अब ध्यान दीजिए अगली राशि क्या है? भागफल। भागफल का मतलब क्या है कि कितनी बार भाग गया। बताओ 56 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो यहाँ पे लिख देंगे भागफल, यहाँ पे आ गया कितना? 7। और उसके बाद देखा कि शेषफल क्या बचा। जब 56 में 8 का भाग देते हैं तो पूरी तरह से भाग चला गया, 8 में 7 तो 56 ही होते। तो 56 में 56 का भाग जब दिया गया तो कितना बचा शेषफल? कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचने का मतलब शेषफल कितना है? 0 है। एक एग्जांपल तो ये है, देखा तुमने कि r का मान कितना आ गया? 0। दूसरा देखते हैं एग्जांपल।
ए का मान जैसे सपोज करो यही ले लेते हैं, ए बराबर 56 और बी बराबर मैंने ले लिया इस बार 6। कितना ले लिया? 6। अब देखते हैं भाग कितनी बार जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, सेम रूल है, पहले ए का मान रख देंगे 56, भाजक क्या है? 6 है, तो 6 का भाग कितनी बार दें ताकि इसके आसपास कोई संख्या है या फिर इसके बराबर है। और हम जानते हैं कि 6 का 56 में पूरी तरह भाग नहीं जाता है, तो उसके आसपास क्या आ सकता है? 54 आ रहा है ना। कितनी बार भाग जाएगा 6 का? 9 बार। तो ये हो गया 9 × 6 = 54, भाग चला गया। 56 में जब 6 का भाग दिया तो 54 आ गया, और 54 जब घटाएंगे तो शेषफल कितना बचा? क्या 2 में 6 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, तो ये राशि कहलाएगी इसकी शेषफल। ये देखिए यहाँ पे तो 0 आ रहा था, यहाँ पे कितना आया है? 2 आया है। नोट कीजिए इसको भी। चलिए अब बात करते हैं इसके क्या क्या गुणधर्म बनते हैं। ये जो संबंध स्थापित हुआ है, इस संबंध के द्वारा क्या क्या गुणधर्म बनेंगे उनको नोट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसको यहां लिख लेते हैं, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। और साथ में r के बारे में भी बात कर लेते हैं। 0 से लेकर r का जो मान है वो b तक है, इसको भी याद रखते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि इसके गुणधर्म क्या क्या है। किसके गुणधर्म? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के गुणधर्म, ठीक है। इसके गुणधर्म में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं पहले नंबर गुणधर्म। जैसे हमने देखा कि a में भाग देना है किसका? b का। तो जब a में b का भाग देना है तो इसका मतलब हुआ कि इसमें सबसे जो मूलभूत गुणधर्म बनेगा उसकी बात करते हैं कि ±1 का भाग सभी संख्याओं में दिया जा सकता है। मतलब क्या है? ±1 से सभी पूर्णांकों को विभाजित, सभी पूर्णांकों को विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। पहला गुणधर्म ये बन गया। दूसरा क्या है? 0 में किसी भी पूर्णांक, किसी भी अशून्य पूर्णांक, अशून्य पूर्णांक का भाग दिया जा सकता है, का भाग दिया जा सकता है। तीसरा जो गुणधर्म बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ पे 0 का किसी भी पूर्णांक में भाग नहीं दिया जा सकता है। और चौथा गुणधर्म तो ये खुद ही है, इसको भी याद रखना है। चौथे नंबर पे हम कह सकते हैं कि a बराबर किसके आएगा? bq प्लस r। ये भागफल विधि है। कौन सी विधि है? भागफल विधि है। इसको भी याद रखने की आवश्यकता है। r ये तुम्हें याद रखना है। टोटल कितने गुणधर्म हुए? 4 गुणधर्म। नोट कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। इसके बाद बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन की विधि। देखिए यहाँ पे 2 शब्द है, एक तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय और एक है यूक्लिड विभाजन विधि। तो जो विधि है उसमें और इसमें एक अंतर है। जो विधि आएगी नियम तो यही लागू होगा, a बराबर bq प्लस r, लेकिन जो विधि है वो HCF मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में काम आती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। याद कीजिए, सबसे पहले बात करते हैं यूक्लिड विभाजन विधि।
जिसे हम कह सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यहां पे लिखा है प्रमेय और यहां लिखा है विधि। तो प्रमेय में तो क्या करना है, चार राशियों की आवश्यकता है, उसके गुणधर्म अपन ने बात की, वो गुणधर्म याद रखने की आवश्यकता है, जबकि ये विधि काम में आएगी लिखना। यह विधि दो पूर्णांकों का HCF, मतलब इंग्लिश में बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में काम आती है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि HCF क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है। याद कीजिए, दो पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक क्या होता है। अब यहाँ एक शब्द लिखा है महत्तम। महत्तम का मतलब क्या होगा, बड़े से बड़ा, और बड़े से बड़ा वो भी क्या है, कॉमन। इसका मतलब ये है एक ऐसा बड़े से बड़ा पूर्णांक जो दोनों से कॉमन है। लेकिन इसकी गणितीय परिभाषा जब बनेगी तो ध्यान दीजिए कैसे बोलेंगे, वह बड़े से बड़ा पूर्णांक जिसका दोनों पूर्णांकों में भाग दिया जा सकता है। लिख सकते हैं यहाँ पे महत्तम समापवर्तक क्या होगा, महत्तम समापवर्तक वह बड़े से बड़ा पूर्णांक, जिसका दोनों पूर्णांकों में भाग दिया जा सकता हो। अर्थात डायरेक्ट याद रखना तो इस प्रकार भी याद रख सकते हैं इसको, अर्थात वह बड़े से बड़ा पूर्णांक जो दोनों पूर्णांकों का उभयनिष्ठ हो, जैसी सुविधा हो वो याद करें। अगर ये याद रख सकते हो ये याद रखें, ये याद रख सकते हो ये याद रखें। ज्यादा उचित परिभाषा है ये वाली, वह बड़े से बड़ा पूर्णांक जिसका दोनों पूर्णांकों में भाग दिया जा सकता हो। जैसे कि एक एग्जांपल उठाते हैं, एग्जांपल सपोज करो हम बात करें यहाँ पे 56 की, ठीक है, और 48 की। यहाँ पे दो संख्याएं दी है और इनका क्या निकालना है यहाँ पे HCF। तो ध्यान दीजिए, इसको बोलेंगे तो 8 7 56, इसको कह सकते हैं 8 सिंग 48। तो दोनों का कॉमन क्या है, इसको लिख सकते हैं क्या 8 × 7, और इसको क्या लिख सकते हैं 8 × 6। तो बताइए दोनों में कॉमन क्या है, सबसे जो कॉमन राशि वो क्या है 8 है। तो ये कह सकते हैं इसका जो महत्तम समापवर्तक होगा वो क्या होगा 8 होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए हम बात करते हैं यह विधि कैसे काम करती है। ध्यान दीजिए, यूक्लिड विभाजन विधि, इसमें उपयोग किसका होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। वो कैसे काम करेंगे, सबसे पहले ये रूल तो लागू होगा ही। तो ये रूल कौन सा है, a बराबर किसके होगा, BQ + R के होगा। तो सबसे पहले बात करनी है कि यहाँ पे a और b के मध्य क्या संबंध है। क्योंकि जब भी दो राशियां यानी कि दो पूर्णांक कौन कौन से हैं, ये लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे, यदि दो पूर्णांक कौन कौन से हो, a तथा b हो, तो हो, और कह सकते हैं जहां
ये मान के चल रहे कि a का मान किससे बड़ा है, b से बड़ा है, तो मतलब भाज्य कौन बनने वाला है, भाज्य बनेगा a और भाज्य कौन होगा, b होगा, यानी कि जो बड़ी राशि होती है उसमें ही भाग देना है। तो भाग किसमें दिया जाना है, a में भाग दिया जाना, मतलब भाज्य में भाग दिया जाना है, और भाज्य कौन बनेगा, b बनेगा। ठीक है, चलो इसमें बात करते हैं। सबसे पहले a और b ले लिए, तथा दो पूर्णांक a तथा b हो जहां a ग्रेटर देन b हो, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि जब a में भाग देना है किसका, b का भाग देना है, तो कितनी बार गया, q बार भाग गया, और शेषफल कितना बच गया, r बच गया। जबकि यहां कह सकते हैं जहां r का जो मान है वो कितना होगा, r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन b से छोटा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रतिबंध लगेगा r पर, किस पर प्रतिबंध लगेगा, r पर प्रतिबंध लगेगा। वो कैसे लगेगा, वो याद ध्यान दीजिए, जब r का मान 0 हो, तो जब r का मान 0 हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि यहां लिख सकते हैं तो a बराबर किसके, b q के है। अगर इस संबंध की बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि जब a में किसका भाग दिया गया, b का भाग दिया गया, तो कितनी बार चला गया, q बार चला गया, मतलब पूरा पूरा भाग चला गया। तो बताइए दोनों से कॉमन क्या आया, a और b से, क्योंकि जानते हैं a में भाग किसका लग रहा है, b का भाग लग रहा है, तो दोनों में कॉमन कौन होगा, b ही होगा। एक एग्जांपल देखो कैसे, एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे a का मान जो लिया मैंने 56 के बराबर लिया, b का मान किसके बराबर लिया, 7 के बराबर। तो तुम देख पा रहे हो कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ 56 बराबर कितना, 7 गुणा 8, मतलब b का मान कितना था, 7, और a का मान कितना था, 56। तो इसका मतलब 56 और 7 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा, 7 होगा कि नहीं होगा, 7 होगा। तो मतलब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, यहाँ पे HCF बराबर कितना, 7, स्वयं b होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इस स्थिति में HCF स्वयं b होगा। कौन सी स्थिति में, जब r का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब यहाँ पे दोनों प्रतिबंध है, या तो r का मान 0 होगा या r का मान 0 नहीं होगा। अगर r का मान 0 नहीं है तो ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप, जब r इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो अब जो प्रतिबंध लगेगा, याद रखना, अब जो प्रतिबंध लगाना है वो b और r पर लगाना है। किस पर लगाना है, b और r पर लगाना है। तो b में r से विभाजित के द्वारा, r से विभाजन के द्वारा दो अन्य पूर्णांक, सपोज करो यहाँ पे अन्य पूर्णांक कौन से, q1 और r1 हो, तो रूल क्या बन जाएगा, किसमें भाग दिया था, b में भाग दिया था, किसका भाग दिया था। देखिए ध्यान दीजिए, b बड़ा है या r बड़ा है, पहले ये बात कीजिए, बताइए b बड़ा होगा या r बड़ा होगा। r क्या है, r शेषफल है। शेषफल कब आता है, जब b का भाग शेष राशि में नहीं जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि r तो छोटा है, किससे छोटा है, b से। मतलब यहाँ लिख भी सकते हैं क्या, कि b जो होगा वो बड़ा होगा किससे, r से, तभी तो भाग नहीं गया। इसका मतलब अब भाग देना, भाज्य किसको मानना है, b को मानना है। किसके पद के रूप में, r के रूप में, तो r इंटू, मान लो भागफल कितना है, q1 प्लस शेषफल कितना है, r1। अब ये रूल बन गए। अब इसमें भी वही सेम प्रतिबंध लगाने, क्या प्रतिबंध है, यदि r1 इज इक्वल टू 0, तो जब r1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, इसका मतलब जो HCF होगा, तो HCF किसका, HCF a और b का, क्योंकि निकाल तो किसका HCF रहे हैं, a और b का ही निकाल रहे हैं। तो a तथा b का HCF कितना होगा बताओ, r ही होगा। क्यों, क्योंकि r का भाग पूरा पूरा चला गया, तभी तो शेषफल नहीं बचा, और भागफल चला गया तो जो जिसके द्वारा भाग दिया जाता वही उसका HCF आएगा। तो HCF क्या होगा, r होगा। यदि r1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो वही सेम विधि, अगर r1 0 नहीं है तो अन्य पूर्णांक लेने, तो किसमें, r में भाग देना, किसका, r में r1 का भाग देना। याद रहे
भाजक में शेषफल का भाग देना है। याद रहे क्या बोला है मैंने, भाजक में शेषफल का भाग देना है। मैं कह सकता हूं यहां पे एक नोट डाल के, यहां पे डालेंगे नोट, r में r1 का r1 के भाग से दो अन्य पूर्णांक कौन कौन से मान लो, q2 है r2 हो, तो यहाँ पे क्या रूल बढ़ जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, किसमें भाग देना है, r में देना है, किसका भाग देना है, r1 का, तो r1 इंटू q2 प्लस r2, ये रूल आ गया नया। ये याद रखना, एक नोट है वो नोट लिख देते हैं। नोट क्या होगा, शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0 की स्थिति में भाजक में शेषफल का भाग दिया जाता है, शेषफल का भाग दिया जाता है। ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये विधि तब तक लगानी है जब तक कि शेषफल 0 ना मिल जाए। याद रहे, चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है, यहां से मिटाना शुरू करते हैं। क्या लिखते हैं, यह विधि यूक्लिड विभाजन प्रमेय तब तक लागू की जाती है जब तक शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए, शून्य प्राप्त नहीं हो। जब शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है, तो जब शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है तो भाजक ही, अंतिम भाजक ही, ये कह सकते हैं अंतिम भाजक ही ए तथा बी का HCF होगा। ये दोनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए दोनों को। इसके बाद एक एग्जांपल से बात करते हैं कैसे क्या ये विधि काम करती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो वैल्यूज उठाते हैं अपन, a बराबर, सपोज करो जैसा कि एग्जांपल में उठाया उसी विधि से समझने की कोशिश करते हैं। a बराबर कितना है, 56 है, और b बराबर यहाँ पे ले लिया कितना, 48। सपोज करो ये दोनों वैल्यूज अपन ने लिए और इन दोनों का HCF निकालना है। वैसे तो आसान विधि है, बहुत बड़ी विधि नहीं है, डायरेक्ट देख सकते हैं 56 के गुणनखंड क्या होंगे और 48 के गुणनखंड क्या होंगे, उसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो अपन डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस विधि के माध्यम से कैसे ज्ञात करना है वो अपन देखते हैं। तो यहाँ बताइए कौन बड़ा है, यहाँ कह सकते हैं कि a बड़ा है किससे, b से। इसका मतलब a में भाग लगेगा किसका, b का। तो कैसे लगेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की जब बात करते हैं तो कैसे काम करेगी, हम लिखेंगे 56 बराबर, क्योंकि भाज्य तो यही बनेगा, उसमें भाजक किसको मानना है, b को मानना है। तो 48 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा, तो 48 इंटू 1, एक बार भाग चला गया। तो बताइए शेषफल कितना बच गया, चूंकि भाग गया 56 में तो एक बार भाग गया, तो 48 जब घटाते हैं तो कितने बचे, 8 बच गए। तो यहाँ पे लिख देंगे 8, ये शेषफल है, शेषफल। और देख पा रहे हैं यहाँ पे कि शेषफल का मान 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर होता, ये देखिए पहली विधि लिखी थी, अगर शेषफल 0 के बराबर होता तो जो भाजक है वही उसका क्या होता, वही उसका HCF होता। लेकिन यहाँ हमने देखा कि शेषफल 0 के बराबर नहीं है। तो अब जो विधि लागू होगी वो किस किस के मध्य होगी, एक तो b के मध्य होगी और एक शेषफल के मध्य होगी। इन दोनों से पुनः यूक्लिड
विभाजन प्रमेय से। अब इसमें पुनः जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा, देखना, ध्यान देना। अब भाज्य कौन बनेगा, बताइए, बड़ा कौन है? जो 48 था वो बड़ा है या 8 बड़ा है? साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 48 बड़ा है, मतलब जो पहला वाला भाजक था वो बड़ा है। तो अब उस भाजक में भाग देंगे किसका, शेषफल का। तो किस प्रकार लिखेंगे, 48 बराबर 8 का भाग कितनी बार जा रहा है, 8 तो लिख दिया, लेकिन उसके बाद भाग कितनी बार गया, 6 बार गया। तो यहाँ भागफल लिख दिया यहाँ। और फिर जब भाग दिया तो देखा कि 8 गुना 6 किया तो कितना हो गया, 48 हो गया। इसका मतलब शेषफल अब कितना आ गया, 0 आ गया। ये देखिए, ध्यान दीजिए, जब शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है तो अंतिम भाजक ही a तथा b का क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ पे 0 के बराबर शेषफल नहीं था, लेकिन यहाँ तुमने देखा कि शेषफल किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो बताओ अंतिम भाजक कौन है, किसका भाग दिया गया था, यहाँ पे भाग दिया गया था किसका, 8 का भाग दिया गया था। इसका मतलब यही क्या है, ये है अंतिम भाजक, और यही क्या बनेगा, जो दिस इंप्लाइज a तथा b, मतलब 56 और 48 का HCF वो कितना हो गया, 8 हो गया। यही इसका आंसर है। ये विधि इस प्रकार काम करेगी, नोट कीजिए। चलिए इसके आगे का कल पढ़ेंगे। अगर कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और समस्या जो भी है उसका समाधान जरूर पूछें। ठीक है, धन्यवाद।